देख रहे हैं न्यूज 4.0। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव, मेरे साथ हैं प्रिया, पलक और आयुष। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी मई में 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों को गति देना है। पीएम मोदी क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड जाएंगे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च तकनीक पर चर्चा होगी। वहीं नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर सहयोग पर ध्यान केंद्रित रहने वाला है। तो नॉर्वे में होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 नॉर्डिक देश में शामिल होने वाले हैं। ये शिखर सम्मेलन भारत, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं के साथ एक साथ होता है। और इस शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च तकनीक और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 को स्वीडन में और दूसरा 2022 में डेनमार्क में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री के तौर पर नीदरलैंड की अपनी दूसरी यात्रा पर पीएम मोदी सेमीकंडक्टर समेत उच्च तकनीक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नीदरलैंड यूरोप में भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु बना हुआ है। साथ ही साथ नीदरलैंड प्रमुख यूरोपीय आर्थिक साझेदारों में से भी एक है। और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते डेनमार्क और फिनलैंड के नेताओं से बात भी की। दोनों देशों के बीच पर्यावरण को लेकर एक अनूठी हरित रणनीतिक साझेदारी है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में इस पहल के विस्तार का आकलन किया था। और चलिए बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान में सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं जो थी उनकी समस्याओं उनके तत्काल निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई के कड़े निर्देश भी दिए। जनता दरबार में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी आए हुए थे, जिनकी शिकायत सीएम योगी ने सुनी और उनका फौरन निस्तारण के आदेश भी अधिकारियों को दिए। तो वहीं सीएम योगी हर रोज सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर में आयोजित जनता में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी, उनको जाना। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें उन तक पहुंचाई और इसमें जमीन विवाद, इलाज के लिए आर्थिक मदद, इसके अलावा पारिवारिक विवाद जैसे मामले थे। वहीं पुलिस प्रशासन ने संबंधित समस्याओं वाले लोगों की संख्या इसमें ज्यादा थी। इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी हुई शिकायतों को लेकर भी फरियादी यहां पर पहुंचे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जन समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लोगों को भरोसा दिया कि शिकायत पर जल्द कार्रवाई हो। वहीं जनता दर्शन में पहुंचे कई जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के लिए भी प्रोसेस शुरू किया गया। कई फरियादियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। गोरखनाथ मंदिर मीडिया सेल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही या टाल मटोल की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। और वहीं अयोध्या में रामलला मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए धार्मिक टूरिज्म में इतिहास रचने के बाद योगी सरकार का जोर अब हेल्थ टूरिज्म पर है। योगी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को लेकर खासा फोकस कर रही है। 23 फरवरी को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि धर्म के बाद उत्तर प्रदेश हेल्थ टूरिज्म में भी नंबर 1 बनेगा। और सीएम योगी कई बार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धति सिर्फ संपूर्ण आरोग्यता के लिए संपूर्ण नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में हेल्थ टूरिज्म से रोजगार की असीम संभावनाएं भी हैं। वहीं यूपी में आयुष चिकित्सा पद्धति की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसमें गोरखपुर में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय लगभग बनकर अब तैयार हो चुका है। और आयुष का बढ़ता बाजार भी इसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का प्रमाण है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। साल 2014 में आयुष उत्पादों का ग्लोबल मार्केट तकरीबन 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो कि 2024 से बढ़कर 43.4 अरब डॉलर का हो गया। पिछले 10 सालों में आयुष के बाजार में 15 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। 100 से अधिक देशों में भारत के बने हर्बल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। आयुष क्षेत्र संभावनाओं का क्षेत्र है। आयुर्वेद की खासियत है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के इंसान को ठीक करता है। एक तरह से योग भी इसका हिस्सा है। योग सहित आयुर्वेद की ग्लोबल स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता इसकी संभावनाओं को और बढ़ा रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हर्बल उत्पादों को मान्यता देना भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। और चलिए बात अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत के इस दौरे पर जेडी वेंस जयपुर में रहेंगे। जेडी वेंस के इस दौरे को लेकर राजस्थान पुलिस ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और वेंस की सुरक्षा में 7 आईपीएस ऑफिसर, 20 एडिशनल डीसीपी, 40 एसीपी, 300 एसआई, एएसआई और सीआई लगाए जाएंगे। 2100 कांस्टेबल को भी फील्ड में तैनात किया जाएगा। तो वेंस जयपुर में 21 से 24 अप्रैल तक ये आयोजन होना है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलने वाले या आसपास रहने वाले हर एक शख्स का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस जयपुर दौरे पर कई दौरान हस्तियों से मुलाकात करने वाले। इससे पहले विदेशी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी
हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर किला का दौरा भी कर चुके हैं। और वेंस के दौरे के दौरान काफिले में एक एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहेगी। सीनियर डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। टीम के पास इमरजेंसी पर दी जाने वाली सभी दवाइयां, अन्य उपकरण होंगे। पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सुरक्षा के लिए उनके प्राइवेट वाहनों के अलावा 20 गाड़ी राजस्थान सरकार के काफिले की भी उनके साथ मौजूद रहेगी। 21 अप्रैल रात 9:30 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 21 अप्रैल को ही होटल रामबाग पैलेस में समारोह में हिस्सा लेंगे। 22 को वेंस आमेर महल देखने पहुंचेंगे। इसके साथ ही सिटी पैलेस, जंतर मंतर में भी विजिट करेंगे। और देखिए, जेडी वेंस के जयपुर में 4 दिवसीय दौरे के दौरान में आमेर महल के सूरजपोल स्थित जलेब चौक में उनका स्वागत गहनों से लदी हथनी, पुष्पा और चंदा करने वाली हैं। पुष्पा और चंदा को इस दौरान में 350 साल पुराने 62 लाख रुपए की कीमत के गहनों से सजाया जाएगा। ये गहने चांदी के होंगे। इन गहनों का इस्तेमाल रियासत काल में शाही मेहमानों के स्वागत के समय हुआ करता था। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और उनकी पत्नी उषा का स्वागत करने के लिए जिम्मेदारी पुष्पा और चंदा को देने की एक खास वजह भी है। दरअसल 28 साल की चंदा और 19 साल की पुष्पा शाही स्वागत करने के लिए खास तौर से ट्रेंड में है। आपको बता दें, पुष्पा सूंड उठाकर आशीर्वाद देती हैं, चंदा फूल माला पहनाने में माहिर। और दोनों मादा हाथियों का स्वभाव बहुत ही शांत है। दोनों गांव आने वाले टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इन्हीं गुणों के कारण इन मादा हाथियों को चुना गया। जेडी वेंस के स्वागत के लिए इन दोनों को सजाया जाएगा। घर में तैयार कच्चे प्राकृतिक रंगों से चेहरे, माथे, सूंड, कान और पैरों पर शैली की लोक चित्रकारी की जाएगी। इन दोनों को 4 किलो वजनी कंठा हार पहनाया जाएगा। माथे की 2 किलो की सिरी और करीब 1.5 किलो वजनी पूंछ की दुमची दोनों मादा हाथियों को पहनाई जाएगी। और देखिए, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर हर बीते दिन में गहराता जा रहा है। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी का खामियाजा दोनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। चीन ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया और बोइंग 737 मैक्स विमान को वापस भेज दिया। यह विमान चीन की शियामेन एयरलाइंस के लिए था, लेकिन चीन ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और ये कदम अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि बोइंग 737 मैक्स जो शियामेन एयरलाइंस को दिया जाना था, मार्च 2025 में चीन के झोशान पहुंचा था। 19 अप्रैल 2025 को ये वापस अमेरिका के सिएटल वापस दिया गया। आपको बता दें, कुल 179 विमानों का सौदा हुआ था, जिसमें से 10 विमान जल्द डिलीवर होने वाले थे, लेकिन अब ये सौदा खतरे में है। और इसी ट्रेड वॉर से बोइंग का $650 अरब का समझौता संकट में आ गया। अमेरिका और चीन में दुश्मनी इस लेवल पर बढ़ चुकी है कि वॉर अब ग्लोबल वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चले कि 2018 में बोइंग के लगभग 25% एयरक्राफ्ट चीन में डिलीवर किए गए थे। अगले 20 सालों में ग्लोबल एयरक्राफ्ट डिमांड में चीन का हिस्सा 20% रहने की उम्मीद है। और इसी बीच चीन ने बोइंग को वापस भेजकर अमेरिका कंपनीज को झटका दे दिया है। दरअसल बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। लगभग 1.5 लाख अमेरिकी कर्मचारियों को रोजगार देती है, लेकिन पिछले 6 साल से कंपनी स्ट्रगल कर रही है। कंपनी 2018 से अब तक $51 बिलियन का घाटा झेल चुकी है। खास बात यह है कि कंपनी के 2/3 विमान अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को ही बेचे जाते हैं और इनमें से भी सबसे बड़ा बाजार चीन है। और वही देखिए, कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दरअसल पाक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी से जुड़े हुए मामले में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिला था, तो अगर मिला था तो पाकिस्तान नागरिकों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दें, इस पर रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा कि जाधव को अपील का कोई भी अधिकार नहीं मिला था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जाधव को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के फैसले के बाद सिर्फ काउंसलर एक्सेस ही दिया गया था। काउंसलर एक्सेस का प्रावधान होने पर आरोपी को हाई कमीशन के जरिए मदद मिलती है। पाकिस्तानी सेना ने 3 मार्च 2016 को बताया कि उसने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने कुलभूषण पर जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। जाधव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत में मुकदमा चला। 10 अप्रैल 2017 को सैन्य अदालत ने कुलभूषण को जासूसी, आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले पर निंदा करते हुए कहा था इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। मई 2017 में भारत ने ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया और पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत का तर्क था कि जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
और चलिए आगे बढ़ते बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस ने शेख हसीना पर शिकंजा कसने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खबर अब यह है कि बांग्लादेश पुलिस के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने इंटरपोल से 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है और इस सूची में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी नाम शामिल है। तो बांग्लादेश में 8 अगस्त को अंतरिम सरकार ने देश की बागडोर संभाली थी और इस सरकार में मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी मिली थी। यूनुस के पद संभालने के बाद ही कुछ हफ्ते के बाद बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और नागरिक अधिकारियों को उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। बता दें कि एनसीबी ऐसी रिक्वेस्ट को अदालतों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर जांच एजेंसीज की अपीलों के आधार पर प्रक्रिया में लाता है। ये आवेदन आरोपों के संबंध में दायर किए जाते हैं जो जांच के दौरान या किसी चल रही केस प्रोसीडिंग में सामने आते हैं। पिछले साल नवंबर में आईसीटी के मुख्य अभियोजक कार्यालय ने पुलिस मुख्यालय से हसीना और अन्य फरार हुए लोगों की गिरफ्तारी में इंटरपोल की मदद लेने का औपचारिक अनुरोध किया था। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में है। राजधानी ढाका में उग्र छात्र आंदोलन के बाद हसीना बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई। इस आंदोलन ने उनकी पार्टी अवामी लीग के 16 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ऐसा इसलिए क्योंकि कल रात को दिल्ली जाने वाली उनकी फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया था और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रिएक्शन दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे अब्दुल्ला ने देर रात करीब 1 बजे अपनी सेल्फी को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत गंदगी है। मेरी फ्रेंच भाषा माफ कीजिए लेकिन मैं विनम्र होने के मूड में नहीं हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि जम्मू से निकलने के 3 घंटे के बाद हमें जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया और मैं यहाँ पर 1 बजे विमान की सीढ़ियों पर खड़ा हूँ, ताज़ी हवा ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से किस समय निकलेंगे। आपको बता दें कि पूरी घटना उस वक्त घटी जब इंडिगो की फ्लाइट जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुई, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की भीड़ की वजह से उमर अब्दुल्ला की फ्लाइट को लैंड कराने की जगह उस समय नहीं मिली, जिसकी वजह से फ्लाइट को दिल्ली न लैंड कराकर जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट देर रात तकरीबन 1 बजे लैंड हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर इंतजार के बाद फ्लाइट रात 2 बजे दोबारा से दिल्ली के लिए रवाना हुई और आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर पाई। इस डिले और इनकन्वीनियंस से खफा सीएम उमर अब्दुल्ला काफी नाराज हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि इससे पहले दिन में जम्मू एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी दिखी थी, जहां सैकड़ों यात्रियों ने फ्लाइट में देरी और रद्द होने की वजह से असुविधा की शिकायत की। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट संचालन बाधित हुआ था, जिससे कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगर अरिजीत सिंह ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान अरिजीत सिंह बाबा महाकाल की आरती में मौजूद रहे। आरती के दौरान अरिजीत पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने नंदी हॉल की चौखट पर बैठकर भस्म आरती देखी। उसके साथ ही चांदी द्वार से बाबा महाकाल का जल अभिषेक भी किया। और वहीं अरिजीत सिंह रविवार की सुबह महाकाल मंदिर आज पहुंचे। वो तड़के मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद रही। अरिजीत मंदिर में बेहद साधारण नजर आए। उन्होंने भगवान महाकाल के नाम वाला कुर्ता पहन रखा था, मस्तक पर चंदन तिलक लगाया हुआ था। शनिवार को अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट इंदौर में हुआ। इसके बाद रविवार सुबह करीब 4 बजे अरिजीत सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। लगभग 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठे रहे। भगवान महाकाल का जप करते हुए नजर आए। अरिजीत पूरे समय महाकाल की भक्ति में लीन थे। आरती के बाद अरिजीत और उनकी पत्नी ने मंदिर की देहरी से दर्शन किए। इस दौरान महाकाल मंदिर के पुजारी ने पूजन पाठ कर जल अर्पित किया। महाकाल मंदिर समिति की ओर से अरिजीत को दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया गया। जो भी सेलिब्रिटी मध्य प्रदेश आते हैं वो अमूमन बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं, वैसा ही अरिजीत ने भी किया। और बात अब यूपी के हमीरपुर जिले की, जहां एक शादी समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने ऐसा गिफ्ट दूल्हा और दुल्हन को दिया जिसे देखकर बाराती दंग रह गए। इस अनोखे गिफ्ट ने एक बार फिर से मेरठ कांड की यादों को ताजा कर दिया। दरअसल दूल्हे के दोस्तों ने उसे गिफ्ट में नीला ड्रम दिया। इसका वीडियो किसी ने बना लिया और अब नीले ड्रम वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमीरपुर जिले के राट कोतवाली इलाके में मंगरौल गांव निवासी शैलेंद्र राजपूत का रिश्ता रिहुटा गांव की सीमा के साथ तय हुआ था। इन दोनों की शादी के लिए राट कस्बे के एक मैरिज गार्डन में इंतजाम किए गए थे। स्टेज पर जयमाला के बाद दूल्हे के दोस्त अपना अनोखा गिफ्ट लेकर स्टेज पर पहुंच गए, जिसको देखकर हर कोई हैरान नजर आया। दूल्हे के दोस्तों का ये मजाक सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल है। नीला ड्रम आजकल आपको मालूम है कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। अपने दोस्तों को दिए गए ऐसे गिफ्ट को देख दूल्हा भी पूरी तरीके से भौचक्का रह गया। नीला ड्रम आजकल मजाक और डर का भी पर्याय बन चुका है। मेरठ मर्डरकांड के बाद से नीला ड्रम लोगों के लिए चर्चा का विषय है। मेरठ की मुस्कान ने जैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर उसकी बॉडी के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया। पूरी वारदात के बाद नीला ड्रम चर्चा में है। हमीरपुर की शादी में भी दोस्तों की तरफ से गिफ्ट किया गया नीला ड्रम हर किसी को हैरान कर गया।
और वही जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सैरी बागना इलाके में तो सुबह बारिश के बाद बादल फटा और यहां पर 3 लोगों की मौत की जानकारी भी है। पुलिस ने करीब 100 लोगों का यहां पर रेस्क्यू भी किया और बताया जा रहा है कि बादल फटने से अचानक से बाढ़ आई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसके चपेट में कई घर भी आए, जिससे मलबे में कई लोग फंस कर रह गए। रामबन जिले में बनिहाल इलाके में कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। सैकड़ों गाड़ियां नेशनल हाईवे बंद होने के चलते फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि किश्तवाड़ पद्दर मार्ग पर भी वहां पर आवाजाही बाधित है, जहां पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अधिकारियों ने मौसम के साफ होने के बाद हाईवे पर सफर करने की लोगों से अपील की है। लैंडस्लाइड की कुछ वीडियोस भी सामने आए। पहाड़ के मलबा गिरते हुए नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। रामबन जिले में चुनाव नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 10 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। 25 से 30 घरों को नुकसान पहुंचा। धर्मकुंड पुलिस ने तकरीबन 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बचाया भी है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक जम्मू कश्मीर में बारिश जारी रहेगी। खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंधी गरज के साथ बारिश, ओलों के गिरने की संभावना है। हुआ था वो भी बहुत बड़ा हादसा, वो खाली फाइलों के अंदर रह गया। उनको आज तक कुछ नहीं मिला। किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख। ये 1,50,000 से होने वाला कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया से तो भूस्खलन की वजह से कई जगह सड़कें बंद है और इस पूरे मामले को लेकर IMD की तरफ से भी ये संभावना जाहिर की गई है कि अगले 2-3 दिन भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियां पूरी की पूरी मलबे में दबी हुई हैं। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय लोग इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। डैम्स भी उफान पर दिख रहे हैं। वहीं रियासी जिले में चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ा। जनता को सतर्क किया जा रहा है कि नदी के पास न जाएं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चिनाब नदी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रियासी में है ये नदी, और उसी तरह से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से पानी का तेज बहाव जो है वो दिख रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है और भूस्खलन की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो डैम के दरवाजे भी खोले गए, जैसा बताया था हमने आपको, उसका असर भी देखा जा रहा है और निचले इलाकों में भी इसका खतरा देखा जा सकता है। देखिए, लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बेहद खौफनाक नजर आती हैं। आप देखेंगे चारों तरफ तबाही का मंजर है। लोगों में खौफ इस वक्त है, लोगों में नाराजगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जिस तरह से लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंचे, खासतौर प्रशासनिक अधिकारियों तक की जानकारी पहुंचे और लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे। तो लगातार तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे किस तरीके से चिनाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर नदी उफान पर है और जो पानी का बहाव है वो आप देखेंगे किस तरह से बहुत ज़्यादा है। लोगों को आगाह किया गया है कि इस वक्त नदी के आसपास में वो लोग ना जाएं, क्योंकि वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके इधर एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आप देखेंगे मलबे में लोगों के घर बर्बाद होते हुए नजर आए, जमींदोज होते नजर आए। इसके साथ साथ गाड़ियां देखिए मलबे में जो पूरी तरीके से दफन होती हुई नजर आती है। प्रिया, बिल्कुल। और सुनिए, जो लहरों की आवाज आ रही है पूजा, वो कितनी डरावनी है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र अभी किया प्रिया ने कि ये जो आवाजें हैं, सोचिए हम लोग यहाँ पर बैठकर जब इन आवाजों को सुन रहे हैं तो लग रहा है कि ये कितना खौफनाक मंजर है, लेकिन जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जो उसके आसपास जी रहे हैं, उनके हालात जरा समझिए क्या होंगे। चिनाब का पानी बढ़ रहा है। कृपया करके ना ही अपने बाल मवेशी को दरिया चिनाब के किनारे जाने दें और ना ही कूद जाएं। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि दरिया चिनाब का पानी बढ़ रहा है। ना ही आप खुद दरिया के किनारे जाएं और ना ही अपने माल मवेशी को दरिया के किनारे जाने दें। वगैरह के एरिया है ये जो है, ये सूचित करते हैं कि मतलब जो अपने माल मवेशी हैं उनको दरिया के किनारे ना लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ हो गया है। इसलिए उन लोगों को सूचित करते हैं हम कि लोगों को और वहाँ के जो माल मवेशी हैं उन लोगों के उनको दरिया के किनारे से दूर रखें। और जो राफ्ट वगैरह यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है वो भी बंद कर दी गई है आज।
तो देखिए लगातार वहां पर अपील की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि चिनाब का लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग इसके आसपास में ना आए, क्योंकि जिस तरह से पानी का बहाव बहुत तेज है, अब यहाँ पर जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी हादसे का शिकार हो सकता है। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हालात इस वक्त नजर, साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कि किन किन जिलों के अंदर भारी बारिश और तूफान की स्थिति इस वक्त है। प्रिया, बिल्कुल, और प्रकृति दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो अपना रौद्र रूप धारण कर बिल्कुल। लेती है तो अपनी जद में सब कुछ ले सकती है। सही।